नमस्कार, जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह यादव एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में आज हम बात करेंगे जिनका गुणगान पूरा भारत देश कर रहा है। उनके वीरता और उनके कुशल नेतृत्व के कारण आज पूरा भारत देश उनका शहादत दिवस मना रहा है, जिनका नाम मराठा साम्राज्य के नींव से लिया जाता है। महाराष्ट्र के वीर योद्धा शिवाजी महाराज। आज हम बात करेंगे शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी के प्रतिनिधित्व में मराठा शक्ति के उत्थान को मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि यह प्रदेश अधिकांशतः पहाड़ों, नदियों और जंगलों और अनुपजाऊ भूमि वाला क्षेत्रों में पड़ता है। इसलिए यहाँ के लोग जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। दूसरा कारण पहाड़ी प्रदेश के निवासी होने के कारण स्वास्थ्य एवं बलिष्ठ होते थे। मतलब शक्ति उनके पास होती थी, ताकत होता था, सामर्थ्य होता था, लड़ने की जज्बा होती थी। और तीसरे, चूंकि मराठे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, इसलिए छापामार युद्ध शैली में काफी निपुण थे। मैं बात करूं 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में भारत में हुए धार्मिक आंदोलनों ने महाराष्ट्र में तुकाराम, रामदास, वामन पंडित एवं एकनाथ जैसे धर्म सुधारकों को जन्म दिया। इन सब के उपदेशों ने मराठों को एकता के सूत्र में बांधने एवं देशभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्मोपदेशकों के द्वारा महाराष्ट्र की भाषा मराठी को अपने उपदेशों का माध्यम बनाने के कारण मराठा साहित्य का विकास हुआ। भाषा एवं साहित्य के विकास में भी मराठों के उत्कर्ष में भूमिका निभाई। दक्षिण के मुस्लिम राज्य के राजस्व विभाग में कार्यरत मराठों की शासन कला एवं युद्ध कला की शिक्षा उन्हीं राज्यों से मिली थी। शाहजी भोंसले, मदन पंडित और राजराय परिवार के सदस्यों ने इन मुस्लिम राज्यों में सूबेदार, मंत्री, दीवान आदि अनेक महत्वपूर्ण पदों को धारण किया। गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर नाम मात्र के मुसलमान शासक अपने सैनिक एवं असैनिक दोनों विभागों की कुशलता के लिए मराठा सरदारों पर निर्भर करते थे। इस प्रकार मराठा शक्ति के उत्कर्ष में दक्षिण राज्यों की भूमिका निर्वाध है। औरंगजेब की
हिंदू विरोधी नीति का ही परिणाम था कि शिवाजी, जिनका नाम शिवाजी महाराज। आज हम बात करेंगे शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी के प्रतिनिधित्व में मराठा शक्ति के उत्थान को मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि यह प्रदेश अधिकांशतः पहाड़ों, नदियों और जंगलों और अनुपजाऊ भूमि वाला क्षेत्रों में पड़ता है। इसलिए यहाँ के लोग जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। दूसरा कारण, पहाड़ी प्रदेश के निवासी होने के कारण स्वास्थ्य एवं बलिष्ठ होते थे। मतलब शक्ति उनके पास होती थी, ताकत होता था, सामर्थ्य होता था, लड़ने की जज्बा होती थी। और तीसरे, चूंकि मराठे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, इसलिए छापामार युद्ध शैली में काफी निपुण थे। मैं बात करूं 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में भारत में हुए धार्मिक आंदोलनों ने महाराष्ट्र में तुकाराम, रामदास, वामन पंडित एवं एकनाथ जैसे धर्म सुधारकों को जन्म दिया। इन सब के उपदेशों ने मराठों को एकता के सूत्र में बांधने एवं देशभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्मोपदेशकों के द्वारा महाराष्ट्र की भाषा मराठी को अपने उपदेशों का माध्यम बनाने के कारण मराठा साहित्य का विकास हुआ। भाषा एवं साहित्य के विकास में भी मराठों के उत्कर्ष में भूमिका निभाई। दक्षिण के मुस्लिम राज्य के राजस्व विभाग में कार्यरत मराठों की शासन कला एवं युद्ध कला की शिक्षा उन्हीं राज्यों से मिली थी। शाहजी भोंसले, मदन पंडित और राजराय परिवार के सदस्यों ने इन मुस्लिम राज्यों में सूबेदार, मंत्री, दीवान आदि अनेक महत्वपूर्ण पदों को धारण किया। गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर नाम मात्र के मुसलमान शासक अपने सैनिक एवं असैनिक दोनों विभागों की कुशलता के लिए मराठा सरदारों पर निर्भर करते थे। इस प्रकार मराठा शक्ति के उत्कर्ष में दक्षिण राज्यों की भूमिका निर्वाध है। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का ही परिणाम था कि शिवाजी ने हिंद बादशाही एवं हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि ग्रहण कर पुनः ब्राह्मणों की रक्षा की कसम खाई, जो मराठा उत्कर्ष का एक कारण रहा। इन सब कारणों के साथ मराठों के उत्थान में शिवाजी की भूमिका एवं उनके चमत्कारी व्यक्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता है। साथियों, याद रहे, शिवाजी ने अणु के कणों की तरह फैले हुए मराठों को अपने कुशल नेतृत्व एवं राष्ट्रीयता के संदेशों के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधा और इनके साथ ही मराठों की उस शक्ति को जगाया जो उनके अंदर वर्षों से छिपी हुई थी।
आज शिवाजी महाराज का जन्म दिवस है, तो हम शिवाजी महाराज के बारे में बात करेंगे कि शिवाजी महाराज का इतिहास क्या रहा, कितनी लड़ाइयां लड़ी, अपने मराठा सैनिकों के साथ, अपने राज्य और राज्य में रहने वाले प्रजा के मान सम्मान के लिए। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई देवगिरी के महान जगीरदार यादव राय की पुत्री, मतलब यादव राय की पुत्री जीजाबाई थी। शाहजी भोंसले न केवल अहमदनगर राज्य में ही शक्ति और सम्मान प्राप्त किए हुए थे, बल्कि बीजापुर राज्य में भी प्रतिष्ठित पद पर थे। शाहजी अपनी द्वितीय पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे, जिसके कारण जीजाबाई के पुत्र शिवाजी के साथ जीवन का अधिकांश भाग परित्यक्त नारी के तरह बिता। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी मां जीजाबाई का पड़ा था। मां के बाद शिवाजी अपने गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोड़देव से प्रभावित थे। आध्यात्मिक क्षेत्रों में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव पड़ा, जो धारकरी संप्रदाय के थे। उन्होंने 10 बोध नामक ग्रंथ की रचना की। राष्ट्र प्रेम की भावना एवं देवता, गौ, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा शिवाजी को गुरु रामदास से मिली। इस प्रकार शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही अंगीकार किया और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। 1640 में 12 वर्ष की आयु में शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर नाम की लड़की से कर दिया जाता है। शाहजी ने शिवाजी को पूजा की जागीर प्रदान कर खुद बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शिवाजी ने मालव प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। साथ ही यहाँ के युग दृढ़ एवं परिश्रमी नवयुवकों को एकत्र कर उनके सहयोग से एक के बाद दूसरे किले को जीतने का क्रम शुरू कर दिया। सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। साथियों, इसके बाद अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। इस किले की लूट से प्राप्त धन द्वारा शिवाजी ने तोरण के करीब 5 मील पूर्व में रायगढ़ नाम की एक नवीन किले का निर्माण कराया। 1648 में शिवाजी ने पुरंदर के किले को अपने बल और पराक्रम, कुशल नेतृत्व और सैनिकों के
बल पर नीलकंठ से जीत लिया। 25 जनवरी 1656 को शिवाजी ने जावली के किले को मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के कब्जे से ले लिया। इसके बाद 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना तथा लोहगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया। यह किला सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। जावली के विजय के बाद शिवाजी की स्थिति सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो गई। अप्रैल 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद चंद्रराव मौर्य शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर राज्य से मिला लिया। अपने कोंकण अभियान के दौरान शिवाजी ने आवाजी सुंदेर के नेतृत्व में एक सेना कोंकण क्षेत्र को विजित करने के लिए भेज दी, जिसने इस प्रदेश के मुख्य नगर कल्याण पर अधिकार कर लिया। शिवाजी की उक्त गतिविधियों के बाद बीजापुर रियासत की परेशानी बढ़ गई और वे शिवाजी को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे, लेकिन परिणाम स्वरूप उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। साथियों, जब पिता बंदी बन जाए तो जाहिर सी बात है कि बेटा थोड़ा समय के लिए सोचता है कि हम किसी भी तरह से अपने पिता को उनके चंगुल से छुड़ा लें। इसलिए शिवाजी महाराज जी ने दिमाग से काम लिया। अपने पिताजी को मुक्त कराने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शर्त या तुम्हारा जो भी शर्त होगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो तुम अपनी गतिविधियों को लेकर के या अपने सैनिकों को लेकर के जो भी गतिविधियां कर रहे हो वे गतिविधि अपना बंद कर दो। शिवाजी ने स्वीकार किया और विवश होकर के शिवाजी 1648 से 1655 ईस्वी तक अपनी गतिविधियों को रोका। 1657 ईस्वी में शिवाजी का मुकाबला पहली बार मुगलों से हुआ। दक्षिण के सूबेदार, जो दक्षिण के उस समय के सूबेदार थे, उनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा बीजापुर पर आक्रमण करने पर बीजापुर ने शिवाजी को सहायता मांगी। शिवाजी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुगलों के दक्षिण पश्चिम भाग पर आक्रमण के साथ साथ चुनार को लूटना और मुगलों को तंग करना जारी कर दिया। बीजापुर एवं मुगलों में संधि के बाद शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण करना बंद कर दिया। मुगलों से मुक्त होकर शिवाजी की शक्ति दबाने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेज दिया। लेकिन अफजल खान को यह पता था कि शिवाजी को उसकी जटिल भौगोलिक स्थिति के कारण उनसे पकड़ पाना या उनसे लड़ पाना बहुत ही कठिन है। इससे उसने कूटनीति के तहत अपने एक दूत कृष्ण भास्कर को शिवाजी के पास लालच देकर के भेजता है। शिवाजी ने उस दूत को अपनी तरफ मिला करके
अपने विरुद्ध षड्यंत्र को ताड़ लिया, भाप लिया और समझ लिया। अफजल खां ने पंढरपुर के कोठवा मंदिर में स्थापित मूर्तियों को तोड़ने लगा तथा 2 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नामक स्थान पर उसने शिवाजी के ऊपर तलवार से वार कर दिया। बदले में शिवाजी ने पटक करके उसका जान ले लिया, हत्या कर दिया। इसके बाद शिवाजी की सेनाओं ने बीजापुर पर आक्रमण कर लगभग 10 लाख रुपए के आभूषण पर अधिकार कर लिया। बीजापुर के सुल्तान ने संधि कर शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया, क्योंकि जब शिवाजी के सैनिक चढ़ाई कर दी, क्योंकि शिवाजी का सैनिक वहां भारी पड़े, इसलिए बीजापुर के सुल्तान ने संधि करना स्वीकार कर लिया। इसके बदले में शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान को पन्हाला एवं चाकन के किले को वापस कर दिया। हमारे शिवाजी कितने ईमानदार थे, वे जीत करके भी दयालु प्रवृत्ति के थे, इसलिए वे जीत करके उनको वापस कर देते थे। वे चाहते थे कि इनका भी परिवार है, इनका भी पेट है, इनका भी सम्मान है, चलता रहे, किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इसीलिए आज उनका इतिहास है और हम और आप पढ़ रहे हैं, उनकी कहानियां सुन रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनका शहादत दिवस मना रहे हैं। तो पन्हाला एवं चाकन के किले को वापस कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने बादशाह बनने के दक्षिण में मराठों के दमन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया और 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण की सूबेदारी सौंप दी, जिसका प्रमुख लक्ष्य था दक्षिण में शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना। शाइस्ता खां ने बीजापुर के सहयोग से शिवाजी द्वारा विजित किए पूना, चाकन एवं कल्याण के किलों पर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खां से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने उसके पूना पहुंचने पर 15 अप्रैल 1663 को रात के समय अपने लगभग 400 बहादुर सिपाहियों के साथ शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में मुगल सेना की काफी क्षति हुई और शाइस्ता खां जान बचा करके वहां से भाग निकला, जबकि उसका पुत्र फतेह खां मारा गया। उसने अपने पुत्र मुअज्जम को दक्कन का वायसराय बनाकर शिवाजी के विरुद्ध भेजा। इस सफलता से शिवाजी की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी, क्योंकि पहले से जीतते आ रहे थे, इसलिए शिवाजी की सैनिक भी बढ़ रही थी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही थी। इसके वजह से तो भारी पड़ रहे थे। इसके बाद औरंगजेब ने खुश होकर शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया, परंतु कहीं देखिए औरंगजेब भेज रहा है, औरंगजेब तो था यह हिंदू विरोधी शासक था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता था, हिंदुओं को कहता था अपने तलवार के दम पे उनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए करता था, मजबूर करता था। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे। मैं इसमें राणा प्रताप जी का मैं बात करूं, शिवाजी महाराज का बात करूं, इन्होंने गर्दन कटाना स्वीकार किया, लड़ना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तित करना कायरों की तरह काम नहीं किया। इन्होंने कहा कि जब तक मैं जीऊंगा गर्दन और सीना तान करके जीऊंगा, खड़ा करके जीऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर के मैं कभी नहीं जीऊंगा। आइए हम बात कर रहे हैं शिवाजी के बारे में। शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया, परंतु वह भी
असफल रहा, हार रहे हैं सब, ध्यान देने की बात है, सब हार रहे हैं। इस बीच शिवाजी ने व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर गुजरात को 16 से 20 जनवरी 1664 के मध्य जीत लिया। इसके बाद शिवाजी ने सूरत को 10 फरवरी 1664 में पूरी तरह से, मतलब कहने का मतलब पूर्ण रूप से हावी हो गए, वहां पे जीत गए। इसके बाद 1665 ईस्वी में आमेर के राजा जय सिंह को औरंगजेब ने दक्षिण भेज दिया। इसके बाद शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में बताया गया है कि 24 अप्रैल 1665 को ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पुरंदर के किला की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों योद्धा आपस में मिलते हैं, शर्तों पे बात होती है, सहमति बन जाती है और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हो गई। इसके बाद अपनी सुरक्षा का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त कर शिवाजी आगरा दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि औरंगजेब चाहता था चाहे बल से चाहे छल से शिवाजी को हराना है। इसलिए साम दाम दंड भेद सब अपनाता था। सोचा कि अब हम बल पूर्वक नहीं जीत पाएंगे तो हम कूटनीति से जीतेंगे। इसके लिए उन्होंने 9 मई 1666 को शिवाजी को बुलाता है और शिवाजी अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न करने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर लेता है। देखिए, मित्र कह के बुलाया था, लेकिन बुलाने के बाद अपने मित्र के साथ कैसे विश्वासघात कर रहा है औरंगजेब। जब उनको कैद कर लेता है, लेकिन शिवाजी भी बहुत ही कुशल योद्धा थे, पराक्रमी थे, बलशाली थे, जिसके बदौलत 1666 को वहां से औरंगजेब के कैद से चालाकी पूर्वक निकल जाते हैं और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ किले पे पहुंचते हैं। कुछ समय बाद शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को पत्र लिख करके कहा कि यदि वह उसे क्षमा कर दे तो वह अपने पुत्र संभाजी को पुनः मुगल सेना में भेज देंगे। औरंगजेब ने शिवाजी के इन शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे राजा की उपाधि प्रदान की। 1667 और 69 ईस्वी के बीच के 3 वर्षों का उपयोग शिवाजी ने विजित प्रदेशों को सुदृढ़ करने और प्रशासन के कार्यों में बिता दिया। इसके बाद 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पंजाब की संधि का उल्लंघन करते हुए मुगलों को दिए गए 23 किलों में से
अधिकतर को पुनः जीत लिया। बहुत बड़ी बात है, ध्यान देने की बात है साथियों कि 23 किलो में से अधिकतर किलो को पुनः से अपने ताकत, बल और सेना के दम पे पुनः हासिल कर लेते हैं। तानाजी मालसुरे द्वारा जीता गया कोंडाना, जिसका 1670 में शिवाजी ने नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। इसके बाद 16 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति हैंदव धर्मोद्धारक एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। महान विद्वान वेदांत पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने शिवाजी को छत्री माना है और उदयपुर के राजपूत राजवंश से उनका संबंध स्थापित किया है। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिनों उपरांत ही, मतलब 12 दिन के उपरांत ही उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो जाता है। अतः शिवाजी ने कुछ समय बाद तांत्रिक विधि से भी अपना राज्याभिषेक करवाया। 14 अप्रैल 1680 को 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के बारे में आज हम बात किए। साथियों, शिवाजी एक महान विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था काफी कुछ दक्षिणी राज्यों एवं मुगल प्रशासन से प्रभावित भी थी। मध्यकालीन शासकों की तरह शिवाजी के पास भी शासन के महत्वपूर्ण अधिकार सुरक्षित थे। इसके बाद उन्होंने अपने शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने मंत्रियों की एक परिषद भी गठित की थी, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। इन्हें किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। ये मंत्री सचिव के रूप में कार्य करते थे। वे प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप में ना तो कोई निर्णय ले सकते थे और ना ही नीति निर्धारण कर सकते थे। उनकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। केवल वे अपना सलाह ही दे सकते थे और कुछ नहीं कर सकते। जो भी करते थे शिवाजी करते थे। अपने कार्यों के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी 4 मंत्रियों से परामर्श के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। 4 के अलावा भी राय सलाह परामर्श लेते थे। कम करते थे, वहाँ भी सलाह लेते थे। उनके अंदर कोई बाउंडेशन या कुछ इस तरह की भावना नहीं थी। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशित नहीं दिया। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। पेशवा राजा का विश्वसनीय होता था। संभवतः अपनी अनुभव शून्यता के कारण शिवाजी पौरोहित्य एवं लेखा विभाग में हस्तक्षेप नहीं करते थे। साथियों, हम शिवाजी महाराज के बारे में जाने। छत्रपति शिवाजी में आज शिवाजी महाराज का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के अवसर पे मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हमें भी सही रास्ते पे, सही पथ पे चलने के लिए बुद्धि, शक्ति और अपना विचार प्रदान करें। जय हिंद।